सुबह के 6 बज रहे थे और पूरे गांव में अगर किसी चीज का शोर है तो वो है रामू की खटारा साइकिल की चू चू और उसके दूध के कैन के अंदर छलकते पानी की छप छप का। रामू बड़े मजे से गाना गाते हुए आ रहा है, जैसे वो दूध नहीं साक्षात अमृत बांटने निकला हो। लेकिन आज गांव वाले भी पूरी तैयारी में बैठे हैं। अरे ओ रामू, ओ सफेद पानी के सौदागर, जरा अपनी ये बैलगाड़ी जैसी साइकिल यहाँ रोक तो सही। आज तेरा हिसाब करना ही पड़ेगा। अरे क्या बात है काका, आज सूरज किधर से निकल गया जो सुबह सुबह मेरी आरती उतारने के लिए खड़े हो? दूध चाहिए या बस गला फाड़ने का मन है? दूध? अबे तू इसे दूध कहता है? कल जो तू दे गया था, मेरी बहू ने उसे चाय के लिए उबाला तो पतीले में से भाप तो ऐसी निकली जैसे गंगा जी नहा के आई हो, और नीचे बस 2 चम्मच सफेद पाउडर जैसा कुछ बचा था। तू ये बता, तू भैंस का दूध निकालता है या सीधे नल में पाइप जोड़ देता है? देखो काका, ये बुढ़ापे की वजह से तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। मेरी भैंस मुर्रा नस्ल की है, वो दूध नहीं मलाई देती है। अब तुम उसे पानी में डाल डाल के पतला कर दो तो उसमें मेरी क्या गलती? और सुनो, इस गांव में मेरे जैसा दूध कोई दे दे तो आज से धंधा बंद कर दूंगा। अबे ओ रामू भैया, लंबी लंबी मत फेंको। कल मैंने देखा था तुम्हें तालाब के किनारे। तुम वहां अपनी भैंस को पानी नहीं पिला रहे थे, बल्कि अपनी कैन को गोता लगवा रहे थे। भाई साहब, मैंने तो सुना है कि मछलियां भी तुम्हारी कैन में तैरती हुई तुम्हारे ग्राहकों के घर पहुंच जाती हैं। ऐ बिरजू, अपनी ये बत्तीसी बंद रख, वरना एक मुक्का मारूंगा तो सारे दांत पेट में पहुंच जाएंगे। तू कल का लौंडा मुझे सिखाएगा कि दूध कैसे बेचा जाता है? तालाब का पानी तो मैं कैन धोने के लिए ले रहा था, अब क्या मैं बिस्लेरी से कैन धोऊं? अबे धोता तो तू बाद में है, पहले उसमें आधा तालाब भर लेता है। कल जब तूने मुझे दूध दिया तो उसमें एक छोटी सी मछली तड़प रही थी। मेरी बिल्ली ने दूध बाद में पिया, पहले उस मछली का शिकार किया। शर्म नहीं आती तुझे? अरे तो खुशकिस्मती समझो अपनी काका, दूध के साथ मुफ्त में नॉनवेज मिल रहा है और तुम शिकायत कर रहे हो। आजकल के जमाने में बोनस किसे मिलता है भला? और तुम बिरजू, ज्यादा नेता मत बन। तेरे घर जो दूध जाता है वो सबसे गाढ़ा होता है। हाँ, तभी तो मेरी अम्मा कहती है कि रामू का दूध पीकर मेरा बेटा पहलवान नहीं बल्कि मेंढक बनता जा रहा है। क्या बात है, सुबह सुबह क्या मेला लगा रखा है? रामू, तुम फिर इन लोगों से मुंह लग रहे हो? और काका, आपको क्या दिक्कत है? अगर दूध पतला लगता है तो 2 लोटे कम पानी डाल लिया करो चाय में। अरे धन्नो बिटिया, तू तो समझदार है, जरा समझा अपने इस खसम को। ये तो पानी में दूध मिलाना छोड़े, अब तो ऐसा लगता है कि सफेद रंग का पानी ही बेच रहा है। कल सेठ करोड़ीमल के मुनीम ने भी शिकायत की थी कि सेठ जी को डॉक्टर ने दूध पीने को बोला था, पर वो पीकर उन्हें जुकाम हो गया। इतना पतला दूध था तुम्हारा। अरे तो सेठ जी से कहो कि फ्रिज में ना रखा करें। और मुनीम क्या जाने, दूध की परख देखो भाई, साफ बात है, जिसको मेरा दूध लेना है ले, वरना कल से अपनी अपनी भैंस खरीद लो, फिर पता चलेगा कि गोबर साफ करने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत की बात मत कर रामू भैया, मेहनत तो हम कर रहे हैं जो तेरा ये सफेद शरबत पीकर जिंदा है। गांव में तेरा नाम अब रामू दूध वाला नहीं, रामू वाटर वाला पड़ गया है। जो नाम रखना है रखो, लेकिन कल से दाम 2 रुपए और बढ़ेंगे, क्योंकि अब पानी भी मुश्किल से मिल रहा है, सूखा पड़ रहा है ना। चलो हटो रास्ते से, मुझे शहर जाना है, वहां लोग तमीज वाले हैं, कम से कम पानी को दूध मानकर पी तो लेते हैं। रामू अपनी साइकिल तेजी से चलाता हुआ वहां से निकल जाता है। रामू की बदनामी तो पूरे गांव में थी ही, पर अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ जो खबर आई उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। गांव के सबसे रईस सेठ करोड़ीमल अपने बिस्तर पर मृत पाए गए और उनके सिरहाने पर रखा दूध का गिलास आधा खाली था। पुलिस की जीप गांव की गलियों में धूल उड़ाती हुई पहुंची। अरे ओ गांव वालों, तमाशा देखना बंद करो और दूर हटो, दरोगा जी आ रहे हैं। सीधा रास्ता दो, वरना ये डंडा जहां पड़ेगा वहां से दूध की जगह खून निकलेगा। डंडा सिंह, ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, देखो इस लाश को। सेठ जी तो ऐसे सोए हैं जैसे कुंभकर्ण के चाचा हों, पर यह दूध का गिलास देखो, इसका रंग कुछ अजीब नहीं लग रहा? दरोगा जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस गांव में दूध के नाम पर पाप बिक रहा है।
सेठ जी की सेहत तो वैसे ही नरम थी, ऊपर से ये पानी वाला जहर पी लिया होगा। ओ ताऊ, ये पानी वाला जहर देने का ठेका किसने ले रखा है यहाँ? जरा नाम तो बताओ, वरना तुम्हें ही गवाह बनाकर अंदर कर दूंगा। दरोगा जी, नाम क्या पूछना, पूरा गांव जानता है। वो देखो, रामू दूध वाला। अरे नहीं दरोगा जी, मैं तो बस भैंस को नहलाने जा रहा था। मेरा इस मौत से क्या लेना देना। मैं तो गरीब आदमी हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ा बहुत पानी मिलाता हूँ बस। अच्छा बेटा, थोड़ा बहुत? बेवकूफ समझता है पुलिस को। सेठ जी के घर कल दूध कौन देकर गया था? उनके नौकर ने बताया कि तूने कल स्पेशल दूध के नाम पर उन्हें कुछ पिलाया था। माई बाप, कसम गंगा मैया की, कल सेठ जी ने कहा था कि उन्हें बहुत कमजोरी लग रही है, एकदम गाढ़ा दूध चाहिए। अब मेरे पास गाढ़ा दूध तो था नहीं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और क्या बे, सच उगल, वरना अभी रिमांड पे लूंगा तो सारा पाउडर बाहर आ जाएगा। और थोड़ा सा चूना मिला दिया था ताकि दूध गाढ़ा और एकदम सफेद दिखे। पर दरोगा जी, चूने से आदमी मरता थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा पेट साफ हो जाता है। चूना? अबे ओ मिलावट के राजा, तुझे पता है सेठ जी को दिल की बीमारी थी, और ये दूध जो नीला पड़ गया है ये चूना नहीं है, इसमें कुछ और है। डंडा सिंह, उठाओ इस रामू को और डालो हवालात में। जब तक रिपोर्ट नहीं आती ये चक्की पीसेगा। रुकिए दरोगा जी, हाथ मत लगाइए मेरे मर्द को। रामू चोर है, बेईमान है, दुनिया का सबसे बड़ा मिलावटखोर है, ये मैं मानती हूँ, पर ये किसी की जान नहीं ले सकता। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी चूहे को भी मार सके। अरे धन्नो भाभी, अब वकालत मत करो। पाप का घड़ा जब भरता है ना तो फूटता ही है। बेचारे सेठ जी अकेले थे, कोई वारिस नहीं था, और इस रामू ने उन्हें जहर पिला दिया। अब कानून को अपना काम करने दो। तू बड़ा खुश लग रहा है बोलू, जैसे तुझे पहले से पता हो कि सेठ जी के दूध में जहर था। और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा रास्ता तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था, आखिर पड़ोसी हैं हम। तमाशा खत्म, रामू चल थाने। और डंडा सिंह, सेठ जी का कमरा सील कर दो। मुझे शक है कि यह सिर्फ दूध की मिलावट नहीं, बल्कि बहुत सोची समझी हत्या है, क्योंकि सेठ जी की करोड़ों की जायदाद पर सबकी नजर थी। रामू को पुलिस ले गई और पूरा गांव उसे कोसने में लगा है, लेकिन धन्नो का कलेजा ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका रामू कातिल हो सकता है। उसे पता है कि रामू की फितरत दूध में पानी मिलाने की है, किसी के खून में जहर घोलने की नहीं। धन्नो ने अपनी कमर कस ली और असली गुनहगार की तलाश में निकल पड़ी। रामू लालच में दूध में पानी मिला सकता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। और ये भोलू, कल तक जिसके फटे हुए कुर्ते में गांठें लगी रहती थी, आज वो नई साइकिल पर अकड़कर चल रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे। धन्नो दबे पांव सेठ करोड़ीमल के बंगले के पिछले हिस्से में पहुंचती है। वहां पुलिस का पहरा था, पर धन्नो गांव के हर रास्ते से वाकिफ थी। उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो पास जाकर देखती है, वहां दूध के 3 खाली पैकेट और एक नीली शीशी पड़ी है। छी छी, इसकी गंध तो वैसी ही है जैसा दरोगा जी बता रहे थे, कड़वी और अजीब सी। और ये पैकेट, ये तो शहर वाले दूध के पैकेट हैं। रामू तो कभी पैकेट वाला दूध छूता भी नहीं। वो तो कहता है कि पैकेट का दूध पीना मतलब पाप करना है। तो फिर ये पैकेट यहाँ कैसे आए? अरे धन्नो भाभी, यहाँ क्या कूड़ा बीन रही हो? तुम्हारा मर्द तो चक्की पीस रहा है और तुम यहाँ झाड़ियों में क्या ढूंढ रही हो? अरे बिरजू, तू तो डरा ही देता है। मैं तो बस देख रही थी कि सेठ जी के कुत्ते को किसी ने खाना दिया या नहीं। अच्छा ये बता, कल शाम को तूने भोलू को कहीं देखा था क्या? भोलू? हाँ, देखा था ना। वो कल शाम को शहर वाली बस से उतरा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा झोला था। मैंने पूछा कि क्या है, तो कहने लगा दवाई है। पर भाभी, वो दवाई कम और चूहे मारने का जहर ज्यादा लग रहा था। और सुना है, आज सुबह उसने काका को भी डराया कि दूध पीना छोड़ दो
वरना सेठ जी जैसा हाल होगा। अच्छा, और तुझे पता है बिरजू, सेठ जी का कोई रिश्तेदार भी था क्या? सुना तो है कि शहर में उनका एक दूर का भतीजा रहता है जो सट्टेबाजी में डूबा हुआ है, पर यहां तो वो कभी आया नहीं। वैसे भाभी, भोलू आजकल उस मुनीम के साथ बड़ा उठ बैठ रहा है जो सेठ जी का हिसाब देखता था। धन्नो को अब कड़ियां जुड़ती नजर आ रही थी। वो सीधे भोलू के घर की तरफ चल देती है। जब धन्नो भोलू के घर पहुंचती है, उसने देखा कि भोलू घर के बाहर अपनी नई साइकिल चमका रहा है। अरे भोलू भैया, बड़े ठाठ है तुम्हारे। नई साइकिल, नया कुर्ता, लगता है लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई है तुम पर। अरे धन्नो भाभी, आप यहाँ? बस वो थोड़ी बचत की थी तो ले ली साइकिल। अब रामू भैया तो अंदर चले गए तो गांव का सारा दूध मुझे ही तो बांटना पड़ेगा ना। जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी या कमाई? भोलू भैया, मैंने सुना है कि पुलिस अब दूध के पैकेटों की जांच कर रही है जो बंगले के पीछे मिले हैं। दरोगा जी कह रहे थे कि उस पर कातिल की उंगलियों के निशान मिल गए हैं। अब तो बस वो हाथ ढूंढ रहे हैं जिसका ये निशान है। उंगलियों के निशान? पर वो तो, मेरा मतलब है कि पैकेट तो कोई भी फेंक सकता है, इसमें मेरा क्या लेना देना? मैंने तुम्हारा नाम तो लिया ही नहीं भोलू भैया। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो और तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल शाम उस झोले में दवाई नहीं, वही नीला जहर था? चुप कर धन्नो, अपनी हद में रह। रामू कातिल है और वही जेल में सड़ेगा। तू मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, वरना तेरा हाल भी बुरा होगा। अब जा यहाँ से। भोलू का ये गुस्सा धन्नो के शक को यकीन में बदल देता है। उसे समझ आ जाता है कि इसमें सिर्फ भोलू का हाथ नहीं है, उसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है। धन्नो वहां से सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है। रास्ते में उसे हवलदार डंडा सिंह मिल जाता है। ओ धन्नो, कहाँ भागी जा रही है? तुझे दरोगा जी बुला रहे हैं। रामू ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। हे भगवान, ऐसा क्या कह दिया उस बुद्धू ने? उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो कह रहा है कि हाँ, मैंने ही जहर मिलाया था। धन्नो पागलों की तरह थाने के अंदर घुसती है। वहां रामू एक कोने में बैठा सुबक रहा है और सामने दरोगा चुलबुल पांडे हाथ में डंडा लिए खड़े हैं। ओ रामू, ओ बिना अकल के आदमी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तूने जुर्म कबूल कर लिया कि तूने जहर मिलाया था। हाँ धन्नो, मैंने ही किया। दरोगा जी कह रहे हैं कि अगर मैं मान लूंगा तो फांसी नहीं होगी, और वैसे भी पूरा गांव तो मुझे खूनी मान ही चुका है। अब क्या सफाई दो? पानी मिलाता था तो सबने कुछ नया कुछ कहा, अब जहर का इल्जाम भी सह लूंगा। चुप कर, तूने नहीं किया ये। दरोगा जी, ये आदमी डरपोक है। इसे लगा होगा कि आप इसे मार डालेंगे, इसलिए इसने झूठ बोल दिया। असली खूनी बाहर घूम रहा है और नई साइकिल पर हवा खा रहा है। ओ धन्नो, सबूत क्या है तेरे पास? बिना सबूत के तो हम परिंदे को भी नहीं पकड़ते। ये तो फिर भी दूध वाला है। सबूत मैं लाऊंगी दरोगा जी, बस मुझे आज रात का वक्त दीजिए और मुझे हवलदार डंडा सिंह की मदद चाहिए। धन्नो पुलिस को अपना प्लान समझाती है। रात के सन्नाटे में धन्नो चुपके से भोलू के घर के पास पहुंचती है। वो जानती है कि भोलू लालची है और लालची आदमी को फंसाना सबसे आसान होता है। वो भोलू की खिड़की के पास जाकर जोर जोर से बात करने का नाटक करती है, जैसे वो किसी और से बात कर रही हो। अरे बिरजू, तुझे पता चला? पुलिस को सेठ जी की असली वसीयत मिल रही है। मुनीम ने बताया कि सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद उस आदमी के नाम कर दी है जो उन्हें रोज शुद्ध दूध पिलाता था। पर मुनीम कह रहा है कि उसके पास जो दस्तावेज है उसमें सेठ जी ने ये भी लिखा है कि असली वारिस वही बनेगा जिसके पास वो खास नीले रंग की शीशी होगी, क्योंकि वही शीशी गुप्त पहचान है। अंदर बैठा भोलू ये सुनकर उछल पड़ता है। उसके दिमाग में लालच का शैतान नाचने लगता है। क्या? सारी जायदाद और वो नीली शीशी भी तो मेरे पास ही है। अगर मैं वो लेकर मुनीम के पास जाऊं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये रामू तो जेल में सड़ेगा और मैं बंगले में रहूंगा। भोलू तुरंत अपने बिस्तर के नीचे से एक पोटली निकालता है और अंधेरे में ही
पुराने पीपल के पेड़ की तरफ भागता है, जहां मुनीम के मिलने की बात धन्नो ने कही थी। धन्नो और डंडा सिंह झाड़ियों में छिपे उसका इंतजार कर रहे थे। मुनीम जी कहाँ हो? देखो, मैं वो नीले रंग की शीशी ले आया हूँ, और ये देखो वो पैकेट भी हैं जो मैंने इस्तेमाल किए थे। अब बताओ, जायदाद मेरे नाम कब होगी? तभी अचानक चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी भोलू के चेहरे पर पड़ती है। भोलू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने मुनीम नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर चुलबुल हाथ में हथकड़ी लिए खड़े थे। क्यों भोलू, जायदाद के चक्कर में अपनी गर्दन ही फंसा ली ना? हमने तो बस जाल फेंका था, और तू तो बहुत बड़ा लालची निकला। दरोगा जी, ये तो अबे ओ, अब मैं मत कर। ये शीशी और ये पैकेट बता रहे हैं कि तूने ही सेठ जी को ठिकाने लगाया है। बोल, क्यों किया ऐसा? साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। उस शहर वाले भतीजे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं सेठ को रास्ते से हटा दूं तो वो मुझे 5 लाख रुपए देगा। मैंने बस दूध के पैकेट में वो जहर मिला दिया, और रामू की कैन में भी थोड़ा सा डाल दिया, ताकि सब उसी पर शक करे। देख लिया दरोगा जी, मेरा रामू सिर्फ पानी मिलाता था, पर ये तो इंसानियत ही घोल के पी गया। शाबाश धन्नो, तेरी अकल ने तो कमाल कर दिया। भोलू, अब तू जेल जाएगा और वो भतीजा भी। डंडा सिंह, इसे ले जाओ और रामू को इज्जत के साथ बाहर निकालो। सुबह होते ही रामू को छोड़ दिया गया और भोलू को जेल के अंदर डाल दिया गया। रामू की आंखों में आंसू है और चेहरे पर शर्मिंदगी। वो धन्नो को देखकर भावुक हो जाता है। धन्नो, मुझे माफ कर दे। मेरी इस मिलावट की आदत ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। अब अगर कभी पानी की बूंद भी दूध में दिखी तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी, समझा? सुबह का सूरज आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। भोलू और सेठ का भतीजा अब जेल की सलाखों के पीछे था। रामू थाने से छूटकर घर आया है, लेकिन पूरे गांव की भीड़ उसके दरवाजे पर जमा है। रामू को लग रहा है कि आज फिर ताने सुनने पड़ेंगे, पर नजारा कुछ और ही है। अरे ओ रामू, इधर आ बेटा। कल जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना। हमने तो तुझे खूनी समझ लिया था, पर तेरी घरवाली ने तो पूरे गांव की नाक बचा ली। नहीं काका, गलती मेरी ही थी। अगर मैं सालों से मिलावटी दूध न बेच रहा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझ पर उंगली उठाने की। मेरी बदनामी ने ही खूनी को रास्ता दिया था। चलो भाई, अब इमोशनल ड्रामा बंद करो। ये बताओ रामू भैया, आज से क्या पिलाओगे? फिर से वही तालाब वाला शेक, या आज असली भैंस का दर्शन कराओगे? बिरजू, अगर आज के बाद रामू ने एक बूंद भी पानी मिलाया तो बेलन से इसकी खोपड़ी फोड़ दूंगी। मैंने पुलिस के सामने कसम खिलाई है इसे। हाँ भाइयों, आज से धंधा एकदम चोखा होगा। आज मैंने अपनी सारी कैन गंगा जी में धोकर साफ कर दी हैं। अब से जो दूध मिलेगा उसे पीकर बच्चा पहलवान बनेगा, मेढक नहीं। अरे ओ रामू, रुक जा, पहला ग्लास मुझे चखा। देखूं तो सही कि जेल की हवा खाकर दूध शुद्ध हुआ या नहीं। रामू ने बाल्टी से ताजा, गाढ़ा और झागदार दूध निकाला और दरोगा जी को दिया। दरोगा जी ने एक घूंट पिया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रामू, ये तो इतना गाढ़ा है कि इसमें उंगली खड़ी हो जाए। पर भाई, इसकी आदत नहीं है हमें। थोड़ा पानी मिला ही देता तो शायद हजम हो जाता। रामू अब सुधर चुका था। गांव में अब उसे मिलावटी दूध वाला नहीं, बल्कि ईमानदार रामू कहा जाने लगा। धन्नो की चतुराई की मिसालें आज भी गांव की चौपाल पर दी जाती हैं। और रही बात भोलू की, तो वो अब जेल में चक्की पीस रहा है और वहां भी शिकायत कर रहा है कि जेल की दाल में पानी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें